ओके, शुरू करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन वाला सेक्शन होता है किसका, पार्लियामेंट का, उसमें हम लोगों ने प्रपोजल्स यानी प्रस्ताव के बारे में पढ़ा। हमने क्या देखा था कि जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो टाइमिंग है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है ना। जैसे पहले 11 से 12 क्या होता है, क्वेश्चन आवर। फिर 12 से 1 जीरो आवर, 1 से 2 लंच, और 2 से 6 डिस्कशन आवर। डिस्कशन आवर, इस डिस्कशन आवर में हम लोगों ने प्रपोजल्स के बारे में पढ़ा था। प्रपोजल्स या मोशन, मोशन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रस्ताव। कितने टाइप के प्रस्ताव हमने पढ़े थे, एक पढ़ा था हम लोगों ने धन्यवाद प्रस्ताव, थैंकिंग मोशन। फिर हमने पढ़ा था निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। फिर हमने पढ़ा था ये अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। फिर हमने पढ़ा था विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। फिर हमने पढ़ा था ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक और था कुछ, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव। और कुछ पढ़ा था विशेषाधिकार प्रस्ताव। सातवां हमने देखा था विशेषाधिकार प्रस्ताव। इन सब की चर्चा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी। अब इसी में एक प्रस्ताव और आता है जिसे हम लोग कहते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। अब ये सुना सुना सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि जब हम बजट पढ़ रहे थे तो बजट में भी हमने कटौती प्रस्ताव पढ़ा था। तो समझते हैं कि कटौती प्रस्ताव कितने टाइप्स के होते हैं वैसे। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ कटौती प्रस्ताव यानी क्लोजर मोशन या कट मोशन। कट मोशन, प्रपोजल जो कहना कहो, या क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन। ठीक है, देखो ये जो कट मोशन होता है वो दो जगह होता है, दो कामों के लिए। एक तो पैसे से रिलेटेड धन की कटौती के लिए, धन की कटौती, धन की कटौती। और एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं समय की कटौती, समय की कटौती यानी टाइम को रिड्यूस करने के लिए, टाइम बचाने के लिए। ठीक है, धन की कटौती में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले सरकार क्या पेश करती है, बजट। बजट के बाद वो अपना एस्टिमेट देती है, एस्टिमेट देती है। एस्टिमेट के बाद वो क्या करती है, अप्रोप्रिएशन बिल लाती है, अप्रोप्रिएशन बिल लाती है। अगर ये अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तब सरकार जितना पैसा एस्टिमेट की रहेगी वो उसे मिल जाता है। लेकिन इसी एस्टिमेट पर अपोजिशन तरह तरह की कटौती को लाता है। जैसे नीतिगत कटौती हमने देखा था, नीतिगत, अगर सरकार की नीतियों को अपोजिशन या सरकार के ही लोग नहीं मानते तो नीतिगत कटौती आता था। उसके बाद हमने देखा था क्या, अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती यानी कुछ पैसे को काट लिया जाता था, है ना, कुछ पैसे को काट लिया जाता था। फिर हमने और क्या देखा था, अर्थगत कटौती में क्या होता था, अर्थगत कटौती में जैसे कि सरकार ने अगर 1 लाख रुपए एस्टिमेट किया था, ठीक है, कितना, 1 लाख रुपए, तो
1 लाख रुपए में से क्या सरकार को सारा का सारा पैसा मिल जाता है या अपोजिशन अर्थगत कटौती ला करके कुछ पैसों को कम कर देती है? तो कुछ पैसे को कम कर देती है। इसमें कुछ पैसों को कम कर देती है और नीतिगत कटौती में सिर्फ 1 रुपए देखती, 1 रुपए देती थी। और उसके बाद एक था, हमने देखा था टोकन। टोकन यानी सांकेतिक कटौती। टोकन में अपोजिशन 100 रुपए काट लेती थी और बाकी पैसा निकल जाता था। सबसे अधिक कौन सा कटौती आता था? अर्थगत कटौती, अर्थगत कटौती। अब वैसे ही हम लोग समय को, जब ये प्रपोजल पास किया जाता है, जैसे कोई भी बिल वगैरह पास किया जाता है, तो उस बिल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उस पॉइंट्स को क्या सारे के सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है? उसको कम करने के लिए, डिस्कशन को कम करने के लिए अलग अलग तरीके की कटौती को लाया जाता है। अलग अलग तरीके की कटौती को लाया जाता है। जैसे एक होता है, उसे हम कहते हैं साधारण कटौती, साधारण कटौती। दूसरा होता है, उसे हम कहते हैं घटकों में कटौती, घटकों में कटौती। तीसरा होता है, उसे हम कहते हैं कंगारू कटौती, कंगारू कटौती। और चौथा तो होता है गिलोटीन, है ना? क्या होता है? गिलोटीन, गिलोटीन, गिलोटीन। अच्छा, साधारण कटौती को हम क्या कहेंगे? सिंपल क्लोजर, सिंपल क्लोजर, क्लोजर। घटकों में कटौती को हम क्या कहेंगे? क्लोजर ऑफ क्लोजर बाई कंपार्टमेंट। मैं समझाऊंगा सर। क्लोजर बाई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, क्लोजर बाई कंपार्टमेंट। और कंगारू कटौती को कंगारू कटौती ही कहते हैं, कंगारू कटौती, कंगारू कटौती। तो कटौती कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक जो पैसे में कमी के लिए लाया जाता है, उसे धन की कटौती के लिए, और दूसरा जो समय को बचाने के लिए लाया जाता है, उसे हम कहते हैं समय की कटौती के लिए लाया जाने वाला कटौती प्रस्ताव। ये जो कटौती प्रस्ताव है समय को बचाने के लिए, वो इसी टाइम पीरियड में लाया जाता है, डिस्कशन आवर में, डिस्कशन आवर में। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू और गिलोटिन में क्या डिफरेंस है। क्या देखो, पहले मैं अगर बात करूं सिंपल क्लोजर, सिंपल क्लोजर, तो इसमें जैसे कोई भी बिल आया, कोई भी बिल आया, सरकार ने बिल लाया और उस पर डिस्कशन होगा लोकसभा में, लोग डिस्कस करेंगे। जो भी मंत्री बिल लेकर के आएगा वो उस बिल के सारे पॉइंट्स को पढ़ेगा। और बिल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना? पॉइंट्स, पॉइंट्स, पॉइंट्स। बिल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो जब कभी भी सिंपल क्लोजर लाया जाता है तो क्या किया जाता है? किसी पर्टिकुलर बिल के लिए बहुत कम डिस्कशन का टाइम पीरियड दिया जाता है, वेरी लेस डिस्कशन टाइम। तो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे जब आर्टिकल 370 को हटाना था जम्मू कश्मीर से, आर्टिकल 370 को हटाना था, रिमूव करना था, तो इसके लिए आप सरकार में हो तो ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी कर दोगे। आपको पहले बिल को लाना पड़ेगा, लोकसभा में उसको उसके ऊपर डिस्कशन करना होगा, उसके बाद वोटिंग करवानी होगी और फिर जाकर के आप कोई भी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करोगे या उसके अकॉर्डिंग जो भी काम रहेगा उसको करोगे। तो क्योंकि जो आर्टिकल 370 है वो कौन लाया था? अमित शाह। क्योंकि किसी भी स्टेट के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, किसी भी यूटी के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। तो गृह मंत्रालय किसके अंडर है? अमित शाह के अंडर। तो उन्होंने उन्होंने आर्टिकल 370 बिल के ऊपर सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया था कि आप, यानी लोकसभा में 1 घंटे के अंदर जो भी डिस्कशन करना है आप कर लीजिए, बाकी उसके बाद इस पर वोटिंग की जाएगी। तो इस पे डिस्कशन के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है, ज्यादा इस पर टाइम दिया जाता है किस पे? वोटिंग पर, ठीक है? वोटिंग पर मोर प्रिफरेंस, मोर प्रिफरेंस, ठीक है?
वोटिंग को मोर प्रेफरेंस दिया जाता है। सिंपल क्लोजर, क्लोजर, सिंपल क्लोजर में क्या होता है, साधारण कटौती में डिस्कशन पर बहुत कम टाइम दिया जाता है। किसी बिल को लेकर के डिस्कस करना है, उस पर बहुत कम टाइम दिया जाएगा, सीधा वोटिंग की बात करी जाएगी, वोटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल रहता है तो उस पर बहुत कम, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि ऐसा मुद्दा है कोई जो देश के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अटैक कर दिया हो और ये देश के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है हथियार खरीदने हैं और हमारी आर्मी को सप्लाई करनी है, तो उसके लिए भी बिल लाना पड़ेगा। तो क्या इस पर अपोजिशन आकर के या सारे के सारे लोकसभा के मेंबर आकर के डिस्कस करेंगे? नहीं, सीधा बोलेंगे भाई देख लो ये है क्या है, उसमें पढ़ लो और बाकी सीधा वोटिंग करो। इस पर ज्यादा डिस्कशन का टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम समझते हैं कि क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, यानी घटकों में कटौती। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, घटकों में कटौती। घटकों में कटौती क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि कोई बिल आया, बिल, और इस बिल में काफी सारे मुद्दे हैं, लेकिन जैसे एक, एक का ए, दो, और ऐसे ही करके 20 तक कोई पॉइंट्स है, लेकिन उस 20 पॉइंट्स में से 15 से लेकर के 20 पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट। तो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में सिर्फ इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया जाएगा, यानी जो बिल का मेन मुद्दा है उस पर डिस्कस किया जाता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, घटकों की कटौती में, घटकों की कटौती में। इतना क्लियर हुआ? सिंपल क्लोजर में क्या होता है, डिस्कशन के लिए बहुत कम टाइम, वोटिंग ज्यादा प्रेफरेंस। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में किसी भी बिल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, उस पर डिस्कस करो, उस पर वोटिंग करो, उसके बाद वोटिंग करेंगे। मतलब डिस्कशन सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर होगा, हर एक पॉइंट पर डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करना। ठीक है, हाँ, जैसे किताब हम कोई पढ़ते हैं, तो अगर कोई लेसन है, अब उस लेसन में कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस याद थोड़ी करते हैं। इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, उसको याद कर लो, क्योंकि उसी के आने के चांसेस एग्जाम में रहते हैं। तो इसी में आपकी स्मार्टनेस है। अगर आप सब लेकर के बैठ जाओगे तो आपको याद करने को तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपका टाइम ज्यादा जाए, हो सकता है क्या टाइम ज्यादा ही जाए। ठीक है, तो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में ये होता है कि सिर्फ मेन पॉइंट्स पर डिस्कशन किया जाता है। तीसरा समझते हैं, इसको हम कहते हैं कंगारू कटौती। कंगारू, अच्छा, इसका नाम कंगारू क्यों दिया गया है? तो हमको पता है कि जो कंगारू होता है, अगर हम देखें कंगारू, तो कंगारू उछल उछल के चलता है ना, ऐसे 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 उछल उछल के चलता है। तो जब कोई बिल आता है, बिल, और बिल में बहुत सारे पॉइंट है, देखो इसमें यही है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इतने सारे पॉइंट है, लेकिन इन सब में सारे पॉइंट डिस्कशन के लायक नहीं है। मान लो कि ए डिस्कशन के लायक है, ए को उठा लो, बी डिस्कशन के लायक नहीं है, बी को छोड़ दो, सी है, डी है, ई को छोड़ दो, एफ को छोड़ दो, जी है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि एक एक को छोड़ छोड़ के, बीच में गैप दे दे करके, गैप दे दे करके, यानी सारे मुद्दों पर इसमें भी डिस्कस नहीं किया जाता है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही डिस्कस किया जाता है, कुछ कुछ मुद्दों को छोड़ दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कंगारू कटौती। और कहोगे कि अच्छा कंगारू कटौती और क्लोजर ऑफ कंपार्टमेंट में क्या फर्क हो गया? तो भाई क्लोजर ऑफ कंपार्टमेंट में कोई एक जो मेन मेजर पॉइंट रहता है हम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेन मेजर पॉइंट्स, जैसे पूरे के पूरे बिल का सबसे मेन मुद्दा क्या है वो। ठीक है,
और कंगारू में हम लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका जो कोर एरिया है, कोर उस पर डिस्कस करेंगे, नहीं, उस पर हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसे छोड़ देंगे, लेस इंपॉर्टेंट, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंगारू कटौती। और उसके बाद आता है गिलोटीन। गिलोटीन, अब गिलोटीन में क्या है, तो भाई गिलोटीन में हम डिस्कशन करते ही नहीं। जब भी गिलोटीन लाया जाता है तो उसमें डिस्कशन नहीं होता है, सीधा क्या होती है, वोटिंग, सीधा वोटिंग होती है। जैसे सेम वही वाला सिचुएशन कि इंडिया चाइना का वॉर हो गया है, और और सरकार को पैसे चाहिए, किसके लिए, वेपन्स के लिए। तो इस पर क्या डिस्कशन करेंगे, नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, सीधा वोटिंग, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो गिलोटीन जब भी लाया जाता है उस पर वोट डिस्कशन नहीं की जाती, सीधा वोटिंग की जाती है। तो हमने क्या क्या समझा, एक बार यहाँ पर कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे क्लोजर कट मोशन में समय को बचाने के लिए हमने पहले देखा सिंपल, फिर देखा हमने कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, फिर तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा कंगारू, कंगारू, और चौथा हमारा गिलोटीन, गिलोटीन। बताओ, सिंपल में डिस्कशन, डिस्कशन वेरी लेस, और वोटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कंपार्टमेंट में डिस्कशन मेन पॉइंट पर, मेन पॉइंट पर, और फिर वोटिंग की जाएगी। कंगारू में डिस्कशन कुछ छोड़ छोड़कर, गैप दे दे करके, और बाकी फिर वोटिंग की जाएगी। और गिलोटीन में डिस्कशन, डिस्कशन नहीं की जाएगी, सीधा वोटिंग होगी। समझ में आया? ये चार तरीके का हमारा क्या है, कटौती, इसको लेकर के, समय को बचाने को लेकर के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम इसी समझ लेते हैं कि आर्टिकल देखो 118 से लेकर के आर्टिकल 118 से लेकर के 119 के बीच में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे एग्जाम के लायक, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हमने सारा जो टाइम क्या होता है पार्लियामेंट का, उसमें क्या क्या डिस्कस होता है, कितने टाइप के प्रपोजल्स लाए जाते हैं, वो पढ़ लिया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कमिटीज के बारे में, कि पार्लियामेंट में कितने तरीके की कमिटीज बनाई जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कमिटीज, कमेटी, कमेटी को हम क्या कहते हैं, समिति, ठीक है, समिति। अब देखो पार्लियामेंट में दो तरीके की कमेटी बनाई जाती है। एक एक को हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब अस्थाई होता है, स्थाई, स्थाई। और एक होता है अस्थाई यानी टेम्पोररी, टेम्पोररी, तो हम कहते हैं अस्थाई। बताओ पार्लियामेंट में कितने टाइप की कमेटी, दो टाइप, कौन कौन सी, स्टैंडिंग और टेम्पोररी, स्टैंडिंग और टेम्पोररी, स्टैंडिंग और टेम्पोररी, ठीक है, स्टैंडिंग और टेम्पोररी। अब हम लोग स्टैंडिंग के अंदर कौन कौन सी कमेटी आती हैं उसके बारे में समझेंगे, और टेम्पोररी के अंदर क्या आते हैं। तो पहले मैं स्टैंडिंग के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे स्टैंडिंग कमेटी को हर साल बनाया जाता है, ऐसा नहीं, मतलब कि अगर हम कहेंगे कि कोई भी स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई तो उसका टेन्योर कितना होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ टेन्योर, टेन्योर होता है 1 साल का, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी का टेन्योर 1 साल का होता है। इसे गठित कौन करता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज्ड बाई स्पीकर,
स्पीकर कहाँ होते हैं? लोकसभा या राज्यसभा में? लोकसभा में। राज्यसभा में तो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी का जो टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है और उसको गठित कौन करते हैं? तो स्पीकर करते हैं। ठीक है, स्पीकर। अब इस स्टैंडिंग कमेटी में कई सारी कमेटियां आती हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं पहले लिखना शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद एक एक को समझाऊंगा। ठीक है, जैसे एक होता है सर्विस कमेटी। ठीक है, सर्विस कमेटी। फिर वेलफेयर कमेटी, वेलफेयर कमेटी। फिर हाउसिंग कमेटी। ठीक है, हाउसिंग कमेटी। फिर डिपार्टमेंटल कमेटी, डिपार्टमेंटल कमेटी। फिर इंक्वायरी कमेटी, क्वायरी कमेटी। फिर फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, लगभग ये 6-7 टाइप की कमिटीज होती हैं किसमें? स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर। बताओ स्टैंडिंग कमेटी का टेन्योर कितना होता है? 1 साल का। कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इसको कौन? प्रेसिडेंट नहीं, स्पीकर। स्पीकर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो टेम्पोररी कमेटी होती है, टेम्पोररी, इसमें 2 टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं एडहॉक, एडहॉक, और एक को कहते हैं पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री। ठीक है, तो टेम्पोररी के 2 टाइप होते हैं, एडहॉक और पार्लियामेंट्री। उसको हम बाद में लेटर डिस्कस करेंगे। अभी स्टैंडिंग के बारे में समझते हैं कि अच्छा ये सर्विस क्या होती है, वेलफेयर कमेटी क्या करती है, हाउसिंग कमेटी क्या करती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और फाइनेंशियल कमेटी क्या करती है। अच्छा, उसके पहले आगे बढ़ो। ये फाइनेंशियल कमेटी आगे मैं फिर से पढ़ाऊंगा कि इसके 3 टाइप होते हैं, मतलब 3 ब्रांचेस होती हैं इसकी, फाइनेंशियल कमेटी की। जैसे एक एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी होती है। उसके बाद एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और एक होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पीयूसी। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पीयूसी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये फाइनेंशियल कमेटी के 3 टाइप हैं, सब टाइप कैसे। ठीक है, तो पहले हम सर्विस, वेलफेयर, हाउसिंग और डिपार्टमेंट के बारे में समझते हैं। उसके बाद लास्ट में हम फाइनेंशियल के बारे में समझेंगे। क्लियर है? ठीक है, देखो हाउसिंग, पहले मैं सर्विस कमेटी के बारे में बता दूं। देखो सर्विस यानी सेवा, सर्विस यानी सेवा। अब सेवा कमेटी का काम होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सेवा के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जैसे कि प्रेसिडेंट को कौन सा घर दिया जाएगा, सर्विस कमेटी दे। उन्हें काम करने के लिए लेबर, ये सर्विस कमेटी देखेगी। फूड कौन सा प्रोवाइड किया जाएगा, सर्विस कमेटी देखेगी। सैलरी कितनी दी जाएगी, सर्विस कमेटी देखेगी। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी काम काज रहेगा उन सबको कौन देखेगा? सर्विस कमेटी, सर्विस कमेटी। समझ में आया? सर्विस। उसके बाद दूसरा क्या है? वेलफेयर, वेलफेयर, वेलफेयर। तो देखो वेलफेयर मतलब अच्छाई के लिए। किसकी अच्छाई के लिए? तो एससी और एसटी कम्युनिटीज की वेलफेयर के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उन्हें हम वेलफेयर कमेटी कहते हैं। ठीक है, वेलफेयर कमेटी का काम क्या है? एससी और एसटी जो कम्युनिटीज हैं सोसाइटी में, समाज में, उन्हें अपलिफ्ट करना, उनकी अच्छाई के लिए जो भी नियम कानून है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको देखना। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, होता ना कि भाई अगर किसी के ऊपर एससी एसटी लग गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एससी एसटी कानून बहुत बड़ा होता है। और इस कमिटी के जो हेड होते हैं वो जज होते हैं, सबके सब रिटायर्ड जज वगैरह। ठीक है, तो कभी भी एससी एसटी से ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। अगर पुलिस केस हो गया उस
सिचुएशन को लेकर के किसी भी चीज को वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो वेलफेयर कमेटी का काम क्या है? SC ST के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचना। ठीक है, उसके बाद आता है हाउसिंग। हाउसिंग हाउसिंग कमेटी। अच्छा, हाउसिंग कमेटी का काम क्या है? तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट को ठीक तरीके से चलाने की जिम्मेदारी, मतलब कि जैसे में पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों ठीक तरीके से किस तरीके से काम कर सकते हैं, इस लोकसभा या राज्यसभा में क्या कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। जैसे हमने देखा था कि लोकसभा की जो टाइमिंग है, टाइमिंग क्या है? 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और फिर 2 से 6। तो हो सकता है कि हाउसिंग कमेटी को अगर ये लगे ये 11 से 12 टाइमिंग ठीक नहीं है, इनको और पहले करना चाहिए कि 8 से 10 कर दो ये टाइमिंग। ठीक है, 8 से 10 कर दो। या हाउसिंग कमेटी को ये लगने लगे ये 1 से 2 के बीच का जो लंच टाइम है इसको रिड्यूस करना है, 1 से 1.5 कर दो, 1 से 1.5 कर दो। ये जो 0 आवर है, 0 आवर का टाइमिंग और कम कर दो, क्योंकि ये लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। तो ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन रहेगा या जो चेंजेस रहेगा वो कौन करेगा? हाउसिंग कमेटी। हाउसिंग कमेटी का काम है लोकसभा और राज्यसभा ठीक से चल सके उसके लिए नियम कानून बनाना, फॉर बेटर रेगुलेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। ये हाउसिंग कमेटी का। ठीक है, उसके बाद आता है इंक्वायरी कमेटी। यहाँ टेक्स्ट ले लेता हूँ, इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी यानी जांच कमेटी। जांच कमेटी, जांच कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि जैसे अगर कोई पब्लिक के लिए कोई डिसीजन लिया गया, पहले मैं लिख दूं फॉर पब्लिक बेटरमेंट, फॉर पब्लिक बेटरमेंट यानी पब्लिक की भलाई के लिए किसी भी चीज का डिसीजन अगर लिया गया है, जैसे कि पहले फीमेल्स का मैरिज एज, ठीक है, फीमेल मैरिज एज पहले कितना था? 18, फिर 18 से उससे 21 किया गया। ये किसके रिकमेंडेशन पर किया गया होगा? इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी आ करके जो है क्या कहते हैं उसको, ना एक्सपेरिमेंट या डेटा कलेक्ट करती हैं। डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकती हैं? जैसे कि कोई स्कूल हो गया, स्कूल या कॉलेज हो गया, कॉलेज, यहाँ से वो डेटा कलेक्ट करेंगी कि अच्छा बताइए कि स्कूल में लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट कितनी है, ड्रॉप आउट रेट कितनी है, या कॉलेज में लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट कितनी है, क्या 18 साल के बाद भी लड़कियां कॉलेज आती हैं या 18 साल से पहले ही वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं। ड्रॉप आउट कर जाती हैं इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं। तो कॉलेज वगैरह की डेटा से उन्हें पता चला कि 18 साल की उम्र में शादी हो जाने की वजह से या उससे पहले शादी हो जाने की वजह से लड़कियों की जो एजुकेशन है वो ज्यादा हैम्पर हो रहा था, उस पर ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा था। इसके लिए उन लोगों ने सजेशन दिया कि भाई जो इनकी मैरिज एज है उसे 18 से बढ़ा करके 21 कर दिया जाए। ठीक है, तो पब्लिक बेटरमेंट के लिए अगर काम करती है तो इंक्वायरी कमेटी करती है। उसके बाद हम देखते हैं डिपार्टमेंटल कमेटी। अच्छा, डिपार्टमेंटल कमेटी का काम क्या होता है कि सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में एक कनेक्शन बना करके रखना। ठीक है, क्या बना के रखना? कनेक्शन या कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसमें बिटवीन डिपार्टमेंट्स, जैसे डिपार्टमेंट 1 हो गया, डिपार्टमेंट 2 हो गया, डिपार्टमेंट 3 हो गया, डिपार्टमेंट 4। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे एक रोड बनाना है, रोड बनाने का काम इसमें आ जाएगा पब्लिक डिपार्टमेंट, है ना। वो इसमें अगर रोड मिनिस्ट्री ने रोड बनाने के लिए सारा का सारा बिल पास कर दिया है और रोड बन करके रेडी हो गया है, लेकिन पता चला कि यहाँ पर जो लाइट लगाने का काम है वो किसी और का है और रोड बनाते वक्त लाइट
लगाने की सुविधा दी ही नहीं गई हो, तब क्या हो जाएगा? रोड बन गया है, फिर ये लोग खोद करके आकर के लाइट लगा रहे हो, या इलेक्ट्रिसिटी विभाग जो रहे उसको अंदर से वायर डालना हो। रोड बन चुका है, अब वो आकर के खुदाई करेंगे, तो हम देखते हैं कि अच्छे खासे रोड रहते हैं, रिलायंस वाले या जो भी अलग अलग पावर कंपनियां रहती हैं, वो रोड खोद करके अपने वायर डाल देती है और वैसे ही रोड छोड़ देती है और रोड धीरे 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 खराब हो जाता है। पहले ये बहुत होता था, बाद में गवर्नमेंट ने एक काम किया कि किसी भी अगर रोड को बनाया जा रहा है तो उस रोड से रिलेटेड जितने भी काम हो सकते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सबको एक साथ लिया जाता था और उनसे पूछा जाता था कि अगले 5 साल का आप लोगों का क्या प्लान है, उन सारे प्लान को बताइए, उसी हिसाब से हम रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर रोड बन रहा है तो आपको वायरिंग करनी है तो पहले ही वायरिंग कर लीजिए, उसके बाद हम रोड बनाएंगे। रोड बनने के बाद उसमें खुदाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स के बीच में समन्वय बनाने के लिए यानी कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सी कमेटी को बनाई जाती है? डिपार्टमेंटल कमेटी। डिपार्टमेंटल कमेटी, इतना क्लियर है? अब चलते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, सॉरी ये एस्टिमेट क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कमेटी के बारे में, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल यानी वित्तीय समिति। फाइनेंशियल कमेटी के मैंने बताया कि 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। दूसरे को हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी। तीसरे को हम कहते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पीयूसी, ठीक है, पीयूसी। अच्छा, एस्टीमेट कमेटी का काम क्या होगा? भाई सरकार है, सरकार बजट पेश करेगी और बजट में कितना खर्चा आएगा, पैसे का सारा एस्टिमेट देना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार एस्टिमेट देने के लिए बनाई रहती है एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी। तो बजट का एस्टिमेट, एस्टिमेट पेश करता है कौन? एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। अच्छा बताओ, सरकार लोकसभा में बनती है या राज्यसभा में? लोकसभा में। तो लोकसभा में जब बनेगी तो एस्टिमेट कमेटी के जो मेंबर्स होंगे, मेंबर, वो लोकसभा से होंगे या राज्यसभा से? लोकसभा से। तो इसमें लोकसभा से 30 मेंबर्स को लिया जाता है जो एस्टिमेट कमेटी में काम करते हैं, ठीक है। तो कहेगा कि एस्टिमेट कमेटी में कुल कितने मेंबर होते हैं? 30। 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। क्या राज्यसभा से एक भी होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार लोकसभा में बनती है, राज्यसभा में नहीं। सरकार बजट देती है, राज्यसभा नहीं, यानी लोकसभा में बजट पास होता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी, क्योंकि अच्छा बजट हर साल पास होता है कि 5 साल में एक बार पास होता है बजट? हर साल। तो हर साल जब पास होगा तो हर साल एस्टिमेट कमेटी को गठित किया जाएगा, है ना। हर साल एस्टिमेट कमेटी को गठित किया जाएगा, क्योंकि जो एस्टिमेट कमेटी है वो फाइनेंशियल कमेटी का ही एक भाग है और फाइनेंशियल कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है। मैंने पहले ही बताया कि स्टैंडिंग कमेटी का टेन्योर 1 साल का होता है, तो एस्टिमेट कमेटी का भी टेन्योर कितना होगा? 1 साल का, ठीक है। तो एस्टिमेट कमेटी में कुल कितने मेंबर? 30। अब आते हैं हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है कि एस्टिमेट कमेटी में जितने पैसे को एस्टिमेट दिया है और वो पैसा अगर पास हो गया है तो उस पैसे से जो काम हुआ, जैसे कि सरकार ने कहा कि रोड बनाने के लिए हमें 10,000 करोड़ की जरूरत है, ठीक है, और 10,000 करोड़ में से वो अलग टेंडर देगी रोड बनाने के लिए। तो जिस कंपनी को उसने टेंडर दिया, उस कंपनी ने वो प्रॉपर पैसा खर्चा किया या नहीं किया, उन सब की जानकारी, उन सब का इंफॉर्मेशन, उन सब की इंक्वायरी लेती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी एस्टिमेट, एस्टिमेट में पास किए हुए मनी का क्या करती है? ये इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी करती है ये सही तरीके से पास हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, सही तरीके से पास हुआ या नहीं हुआ। तो
इसमें पूछेगा कुल कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं और ये 22 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर, दोनों को मिला करके 22 मेंबर। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है? एस्टिमेट किए गए मनी की इंक्वायरी करना। ठीक है, एस्टिमेट किए गए मनी की इंक्वायरी करना। तो कितने मेंबर? 22 मेंबर। लोकसभा से कितने? 15। राज्यसभा से 7। राज्यसभा से 7। अच्छा, अब अगर एस्टिमेट कमेटी जो है, तो एस्टिमेट कमेटी कर रहा हूँ, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, ये अगर इंक्वायरी में घोटाला कर दे तो, जैसे कि अपनी इंक्वायरी करे और उसमें घोटाला कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो सरकार जो चला रही है वो कुछ भी पैसा निकालेगी और उससे अधिक खर्चा दिखा करके कहेगी कि हमें और पैसे की जरूरत है और यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला होगा। यानी अगर एस्टिमेट कमेटी मिल गई सरकार से तो घोटाला बढ़ जाएगा। इसीलिए एस्टिमेट कमेटी जो अपनी रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी जो अपनी रिपोर्ट बनाती है, एस्टिमेट नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, बात को समझो, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो अपनी रिपोर्ट बनाती है वो रिपोर्ट को सबमिट करती है किसे? अपोजिशन के लीडर को। ठीक है, अपोजिशन के लीडर को कहने का मतलब कि इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो लीडर होता है, लीडर वो किसे बनाया जाता है? अपोजिशन के किसी पर्सन को। ठीक है, अपोजिशन जो अपोजिट पार्टी रहेगी उसका कोई पर्सन इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या होता है? लीडर होता है। अरे भाई, जो लोकसभा है, लोकसभा में से 15 लोग जाएंगे कि नहीं? तो उसी 15 में से कोई एक पर्सन होगा जो अपोजिशन का होगा और वही क्या होगा? इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का लीडर होगा। तो जो भी एस्टिमेट बने, मतलब एस्टिमेट की जो भी रिपोर्ट आएगी वो सबसे पहले किसके पास जाएगी? अपोजिशन के लीडर के पास। वो पढ़ेगा और वो उसके बाद ले जा करके प्रेसिडेंट या जिसे देना रहेगा देगा। जैसे कि मान लो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में एग्जाम्पल के तौर पर हम CAG की बात कर लेंगे, क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर ये किसी कंपनी या सरकार ने कोई पॉलिसी लाई थी, सरकार ने कोई पैसा निकाला था, उसकी जांच करने के लिए गया, जांच करके पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाया, तो उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को ला करके वो किसे सबमिट करेगा? क्या स्पीकर को देगा, प्रेसिडेंट को देगा या किसे देगा? तो ये कहेगा अपनी रिपोर्ट इस अपोजिशन के लीडर को देगा, यानी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड है उसे देगा। बताओ, पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड कौन होता है? लीडर ऑफ द अपोजिशन। जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हो सकता है या अपोजिशन का कोई सीनियर मेंबर जिसके ऊपर मतलब कि फेथ हो अपोजिशन को, वो उसे बना सकती है। ठीक है, पता चला कि अपोजिशन का लीडर ही बिक गया, तब तो सरकार आराम से घोटाला कर लेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग PUC पर, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, अंडरटेकिंग पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का काम क्या होता है? जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज यानी PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो भी है, जैसे भेल, गेल, इसरो, जो भी सारी कंपनी है, उन सब का कितना प्रॉफिट हो रहा है उसकी इंक्वायरी करना। क्या? की इंक्वायरी करना। तो PSU का इंक्वायरी करने के लिए बनाई जाती है PUC, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ठीक है, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। तो PSC और PUC में फर्क क्या है? PSC जो रहती है वो एस्टीमेट कमेटी ने जितना पैसा दिया उसकी जांच करती है और PUC, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है वो PSU की, पब्लिक सेक्टर यूनिट के होने वाले प्रॉफिट
यानी भेल गेल सरकार की कंपनियों को कितना प्रॉफिट हो रहा है उसकी जांच है। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी की जो ये दूसरी कमेटी है, कौन सी, यहाँ पे हमारा टेम्परेरी वाला एडहॉक और पार्लियामेंट्री, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।